हम लोग 6 बहन भाई थे। मेरा एक भाई जो कि सबसे बड़ा था, स्कूल जाता था और बहुत ज्यादा ईश्वर से लगाव रखता था। इसी वजह से मैं भी भाई से बहुत ज्यादा खुश थी। पर कुछ समय से भाई ने ईश्वर से लगाव रखना छोड़ दिया था। वो गुमसुम सा रहने लगा था। माँ उससे पूछती तो किसी बात का कोई जवाब ना देता था। अब हम लोग भाई की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि भाई हमारे घर का सारा खर्चा भी उठाते थे। वो बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाकर पहले खर्चा पूरा किया करते थे। पर अब कितने दिन हो गए थे भैया घर से बाहर भी नहीं निकले थे, पर फिर भी माँ को घर के खर्चे के लिए पैसे दे देते थे। दरअसल जब मेरे बाबा का निधन हो गया, हम लोग यतीम हुए, तो गांव में जमीनों के चक्कर में पिसने से ज्यादा हमें ये डर था कि कहीं जायदाद की वजह से हम सबको कत्ल ना कर दिया जाए। इसलिए मैं अपने 6 बच्चों को लेकर गांव से शहर आ गई। माँ तेज तर्रार थी। उनको ये भी पता था कि किराए पर मकान कैसे लेना है। उन्होंने अपना जेवर बेचकर मकान किराए पर लिया और मेरा बड़ा भाई स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा, जिससे अच्छे खासे पैसे मिलते। अब हमारे घर का हिसाब किताब चल रहा था, पर कुछ दिन से भाई बहुत गुमसुम था। माँ किसी बात का जवाब भी पूछती तो खामोशी रहते। इस बात पर माँ ने हम सब से मशवरा किया, क्यों ना तुम्हारे बड़े भाई की शादी कर दी जाए। अगर इसकी शादी हो जाएगी तो ये ठीक होगा। अक्सर लड़कों की तबीयत खराब हो या बिगड़ जाए तो माएँ ऐसा ही करती हैं, फौरन से पहले उनकी शादी कर देती है और फिर लड़का सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। माँ ने भी भाई को यही कह दिया था कि बस अब मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। भाई से पूछा कि तुम्हें किस किस्म की लड़की चाहिए। भाई ने कहा, माँ मेरी और कोई खास शर्त नहीं है, लेकिन एक बात जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो ये है कि लड़की के बाल लंबे होने चाहिए। मैं छोटे बालों वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। भाई ने माँ को एक ही शर्त बताई थी, फिर चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो। भाई ने कहा माँ से कि मुझे एक ही शर्त पूरी कर दो कि उस लड़की के बाल लंबे हों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, ये तो बड़ी आसान बात है। लंबे बालों वाली कई लड़कियां तो मेरे अपने रिश्तेदारों में ही मौजूद हैं, पर हम 2 कमरों के घर में रहते थे। इस घर में भाई की शादी करना मुमकिन नहीं था। तब भाई ने माँ की ये बात भी मान ली। एक शाम भाई हम सबको लेकर चला गया। कहने लगा कि मैंने 3-4 कमरों वाला घर लिया है, अब हम वहां रहेंगे। माँ सोचकर परेशान थी कि आखिर भाई के पास घर बैठे बिठाए इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसने 3 कमरों वाला घर भी ले लिया, जिसका किराया भी पहले के मुकाबले ज्यादा था। 5,000 किराया था इस घर का। हम लोगों ने खुशी खुशी उस घर में अपना सामान शिफ्ट किया और खुद भी यहाँ आकर शादी की तैयारियों में मग्न हो गए। अब चूंकि हमारा घर पहले से ज्यादा अच्छा और बड़ा था और खुला भी था, इसलिए रिश्ता मिलना भी ज्यादा आसान था। माँ को किसी ने भी ना नहीं करनी थी। यूं भाई के लिए मीनाक्षी नाम की लड़की का रिश्ता मांग लिया गया। मीनाक्षी बहुत खूबसूरत थी, उसे देखकर तो इंसान की भूख मिट जाती। मैंने भी उसे देखा था। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो गया, क्योंकि मीनाक्षी जैसी खूबसूरत लड़की को मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। लड़की के बाल तो इस कदर लंबे थे कि उसकी कमर से भी नीचे जाते थे। वो लड़की भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। असल में हम लोग भाई को लेकर लड़की को दिखाने ही लेकर गए थे। भाभी के घरवाले थोड़े मॉडर्न किस्म के थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे ये लोग अपने आप में ही बहुत ज्यादा खुश लोग हैं। पर जब उन्होंने मेरे भाई को देखा तो कहने लगे, आपका बेटा बहुत शरीफ है, हम अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का तलाश कर रहे थे। हमारी बेटी जरा बोलचाल में तेज है, हम नहीं चाहते थे कि ये किसी ऐसे घर जाए जहां पर लोगों को इसकी जुबान से मसला हो। माँ हंसकर बोली कि बच्चियां बोलती हुई ही अच्छी लगती हैं, उन्हें आपकी बेटी पर कोई ऐतराज नहीं है। इस बात पर ये लोग बहुत तो खुश हुए। फौरन ही भाई को रिश्ता देने की हामी भर ली। भाई ने अपनी नौकरी वगैरह भी नहीं बताई थी, फिर भी उन लोगों का बड़प्पन था कि फौरन ही भाभी का रिश्ता तय कर लिया। मैंने भाभी की आंखों में अलग सी चमक देखी थी। उन्हें मेरा भाई बेइंतहा पसंद आया था। उसे देखकर तो वो इस कदर खुश हुई कि अपनी खुशी हमसे छुपा भी ना सकी। बहरहाल शादी का प्रोग्राम जल्द ही तय हो गया। भाभी की शादी हुई तो सूरज चांद की जोड़ी लग रही थी। गांव के सब रिश्तेदार माँ की इस कामयाबी पर हैरान रह गए कि उसने अपने बेटे की शादी कितनी अच्छी जगह पर की है। मेरी भाभी वाकई बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देखकर इंसान वाकई खो जाता था। मगर भाभी की खूबसूरती के पीछे इतना भयानक राज छुपा होगा, ये तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। खैर से भाभी बयाकर घर आई तो हमारे भाई की तबीयत ठीक रहने लगी। अब वो बहुत ज्यादा खुश रहता था। भाई ने काम पर भी जाना शुरू कर दिया था।
भाई के काम पर जाने से माँ बहुत खुश थी। घर का सारा हिसाब किताब बहुत अच्छे से चल रहा था। अब माँ को बस एक ही बात से मतलब था कि किसी तरह उनके बेटे के यहाँ औलाद पैदा हो जाए। माँ दिन रात भाभी के सर पर ही सवार रहती। कभी उन्हें अच्छा खाना खिलाती, कभी दूध पिलाती, तो कभी जूस लाकर देती। कहती कि मेरी बहू अगर एक बच्चा पैदा कर दे तो इस घर में बाहर आ जाए। माँ की बातें सुनकर भाई कहता कि बच्चा पैदा करना बहू बेटे के बस की बात नहीं होती, ये तो बस ऊपर वाले की देन है। मगर उस ईश्वर की देन ने जल्द ही हमारे घर का दरवाजा भी खटखटाया और भाभी उम्मीद से हो गई। भाभी के उम्मीद से हो जाने के बाद से हमारे तो घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। अब माँ ने दूसरे भाइयों के रिश्ते भी तलाश करना शुरू कर दिए थे। मगर एक दिन एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने हम सबको भाई और भाभी पर शक करने पर मजबूर कर दिया। मेरे छोटे भाई नितिन के लिए रिश्ता आया था। ये लोग नितिन को देखने हमारे घर आए। माँ ने उन्हें कमरे में बैठाया, हम सब भी उनसे मिलने के लिए गए। पर ये लोग बार बार मेरे भाई को शक भरी नजरों से देख रहे थे। फिर उन्होंने माँ से पूछा कि ये कौन है। माँ ने बताया कि ये मेरा बड़ा बेटा है। वो भाभी की तरफ इशारा करके बोले कि ये औरत कौन है। माँ ने बताया कि ये मेरी बहू है। बस ये देखना था कि वो लोग डर के मारे वहां से उठ गए और बोले माफ कीजिएगा, पर अब हम यहाँ पर रिश्ता नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं नहीं आपको बता सकती। ये कहकर ये लोग वहां से चले गए, जबकि हम सब लोग हक्का बक्का ही रह गए थे। अगर ये बात किसी की नजर में नहीं आई थी, पर मैं देख चुकी थी कि ये लोग भाभी को देखकर ही इस घर से गए थे। भाई को भी इन्होंने गौर से देखा था। न जाने भाई और भाभी में ऐसा क्या था कि रिश्ते वाले रिश्ता ही छोड़कर चले गए। खैर, उनके जाने के बाद माँ ने उन्हें खूब बुरा भला कहा। माँ अब अपने बाकी कामों में व्यस्त हो गई थी। इधर भाभी के दिन करीब आ रहे थे। एक दिन भैया बोले कि मैं अपनी पत्नी को चेक करवाना चाहता हूँ, उसकी कमर और पेट में बहुत दर्द होता है। माँ कहने लगी कि जो औरतें उम्मीद से होती हैं उनके यहाँ ऐसा मसला हो ही जाता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर भाई वाकई बहुत फिक्रमंद थे। भाभी को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए, मगर अस्पताल से उसके बाद कोई खबर नहीं आई। यहाँ तक कि सुबह से शाम हो गई। हम लोग भाई को फोन करने लगे, पर भाई ने जवाब नहीं दिया। अब हम सब की परेशानी और फिक्र बहुत बढ़ चुकी थी। हमने भाभी के मायके वालों को फोन किया, उनको बताया कि क्या आपने अपनी बेटी को फोन किया है, क्या उससे कोई बात हुई है। वो बोले हमें तो नहीं मालूम इस बारे में, क्योंकि आपका बेटा हमारी बच्ची को आखिरी बार अस्पताल लेकर जा रहा था, तभी उन दोनों ने हमें फोन करके बताया था कि हम अस्पताल जा रहे हैं। ये बात सुनकर माँ के तो हाथ पांव फूल गए। अगर वो अस्पताल गए थे तो फिर कहाँ गए? माँ ने उनसे पूछा, बार बार पूछा, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। यूं हम लोग अपने करीबी अस्पताल पहुंच गए। रात के 12 बज चुके थे। अभी तक भाई और भाभी की कोई खबर नहीं थी। माँ बेचैन होकर घर वापस आ गई। कहने लगी कि सुबह उठकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी, ऐसा ना हो मेरे बहू और बेटे को किसी ने लूट लिया हो। मैंने हंसकर कहा, माँ उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें लूटा जा सके, बच्चा भी पेट के अंदर ही था। मेरी बात पर माँ गुस्सा हो गई, बोली कि तुझे मजाक सूझ रही है, मैं अपने बेटे और बहू के लिए परेशान हूँ। थोड़ी ही देर के बाद घर में मामा जी भी माँ के बुलाने पर आ गए। मामा जी को सारे हालात बताए कि किस तरह मेरा बेटा और बहू दोनों ही घर से चले गए हैं। मामा जी ने कहा, मैं थाने में जाकर फौरन रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, फिर देखूंगा कि ये लोग कहाँ गए हैं, हो सकता है कि कोई हादसा हो गया हो। मामा जी की बात सुनकर माँ पसीना पसीना हो गई। बोली कि भाई ऐसे तो ना कहो, मेरा एक ही बच्चा काम का है, बाकी ये सब तो निकम्मे है। अगर वो भी उसे भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। माँ का रोना धोना देखकर मुझे बहुत तरस आया। बहरहाल हम लोग अपने भाई की तलाश में थे कि दिन के तकरीबन 12 बजे घर के दरवाजे की कुंडी बजी। मामा जी और माँ बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई, बल्कि मैं खुशी से चीख पड़ी। माँ को भी मेरी चीख सुनाई दी। मैंने कहा, माँ भाई घर आ गया है, मगर भाई का चेहरा गुमसुम सा था और मामा जी भी फौरन भाग कर बाहर आए। मामा जी पुलिस में थे। भाई से पूछने लगे कि क्या हुआ है बेटा, इस तरह से क्यों घर आए हो, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। हम सब ने भी भाई से यही सवाल किया कि भाई आपकी पत्नी कहाँ है। भाई अपना सर झुकाकर अंदर कमरे में चले गए। उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग उल्टा पुल्टा सोचने लगे कि कहीं हमारी भाभी किसी के साथ भाग तो नहीं गई, पर इस हालत में जबकि उनके पेट में एक बच्चा था वो कहाँ जाती। इस बात ने हम सबको तसल्ली दी, पर भाई कुछ भी नहीं बता रहा था। हम उससे जो पूछते वो खामोश और चुपचाप था। उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया था। आखिरकार मेरे सब भाई भैया के कमरे में पहुंच गए। हमने भी भाई की मिन्नत की, आखिर ये तो बताओ कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है,
और क्या हुआ? तब भाई ने जो बात बताई, उसने तो हमारे घर के सारे दिए ही बुझा दिए थे। भाई ने रोते हुए हमें बताया कि भाभी मर चुकी है, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी है, और हमारा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था, अब उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। भाई की ये बात सुनकर माँ तो रो पड़ी थी, जबकि मेरा भी दिल उदास हो गया। भैया खुद भी रो रहे थे। पूरे खानदान को खबर दे दी गई कि भाभी इस दुनिया से जा चुकी है। उनकी मृत्यु की खबर पूरे गांव में भी फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, पर भाई ने एक बार रोने के बाद ऐसी संतुष्टि दिखाई थी कि हम सब भी हैरान थे। अब भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे। जब वो रात को सोए थे तो रो रहे थे, सुबह उठे तो एकदम तरोताजा थे। जबकि मैं सोच रही थी कि हम भाभी के मायके वालों को क्या कहेंगे कि उनकी बेटी कहाँ गई, हमने कैसे उनका अंतिम संस्कार किया। भैया तो ये भी नहीं बता रहा था कि अगर भाभी मर गई है तो उसका शव कहाँ है, उसकी लाश कहाँ है, अंतिम संस्कार कैसे हुआ। हम लोग भैया से पूछ पूछ कर थक गए थे और भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि भाई ने घर ही छोड़ दिया, वो घर से चला गया। अब हम लोग क्या कर सकते थे। इधर भाभी के मायके वालों को भी ये बात पता चल चुकी थी। वो भी हमसे बार बार पूछने आते। हमारा तो लड़का भी घर से भाग गया था। अब हम उन्हें क्या जवाब देते कि आपकी बेटी कहाँ है। भैया को भी हम लगातार तलाश कर रहे थे, पर भैया ऐसे गायब हुए कि उसके बाद नहीं मिले। माँ ने तो रो रो कर खुद को हलकान कर लिया था, पर भैया ने उनको कोई तसल्ली भी नहीं दी थी। उनके जाने के बाद मैं भाई के कमरे में गई। मुझे वहां से एक खत मिला जो मैंने पढ़कर माँ को सुनाया तो उनका दिल कुछ हल्का हुआ। खत में भाई ने लिखा था, प्यारी माँ, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैंने जिस तरह से घर को छोड़ा है वो तरीका अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, पर मैं मजबूर हूँ आप सबके लिए और अपने बच्चे के लिए। मुझे ये करना था। मैं भाई का खत पढ़कर हैरान हो रही थी। आगे लिखा था, मैं कुछ दिनों के बाद घर वापस आऊंगा। मुझे अपनी पत्नी की बहुत फिक्र हो रही है। मैं उसे आकर बचाऊंगा। भैया की ये बात पढ़कर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। हम सब समझ गए कि भाई परेशानी की वजह से घर से निकले हैं। भाभी के घरवाले भी अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, इसलिए अब उन्होंने भी हिम्मत हार दी थी। हम लोग मायूस हो चुके थे। एक रात खाना खा रहे थे, दरवाजे पर किसी ने कुंडी खड़काई। मैंने जाकर दरवाजे को खोला, देखा तो सामने मेरा भाई खड़ा था। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी। भैया आप कहाँ चले गए थे? मैंने हैरत से पूछा। देखा तो सेव बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे। लगता था जैसे कई दिन से वो नहाए भी नहीं है। अंदर आकर माँ के सामने कुर्सी पर बैठ गए। माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? माँ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग कमाने गया था। भाई की अजीबोगरीब बात सुनकर मैंने भाई से पूछ लिया। मैंने कहा, भाई ऐसी भी क्या जरूरत थी, ऐसा क्या दुख था कि तुम घर से ही चले गए? हमें ये तो बताओ कि भाभी के साथ क्या हादसा हुआ है। भाभी की अगर मृत्यु हुई है तो उसका शव कहाँ है, और क्या तुमने उसका अकेले ही अंतिम संस्कार कर दिया? ये बात सुनकर भाई रोने लगा। एक तो इस कदर रोता था कि हम उससे कोई सवाल पूछते भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता था। बहरहाल भाई ने हमें ये बताया कि वो लड़की यानी कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने उसको कहीं छुपा कर रखा है। हमने कहा कि हम उसके मायके वालों को क्या जवाब देंगे कि तुमने उनकी बेटी को कहाँ छोड़ा है। बोले कि मैं उनकी बेटी के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसके बाद वो कभी दुखी नहीं रहेगी। मैं अब भैया पर तंज करने लगी कि एक औरत को आपने इस दुनिया से ही विदा कर दिया, अब उसकी क्या खुशी और क्या गम। आपको तो अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इस बात पर भाई गुस्सा हो गए, मगर कुछ बोले नहीं। शायद इसलिए कि वो अपने ख्यालों में बहुत ज्यादा गुम थे। फिर 2-3 दिन गुजरे। भाई के आने की खबर सब तक पहुंच गई थी। अब गांव से भी लोग भैया से सवाल करने लगे थे कि तुमने अपनी पत्नी को कहाँ रखा है, जबकि भाभी के मायके वाले भी यही बात पूछते। पर भाई तो पागल सा बना हुआ था, वो किसी की बात पर जवाब नहीं देता था। आहिस्ता आहिस्ता अब लोग ये बात भूलने लगे। तकरीबन 3-4 महीने गुजर गए थे। एक दिन भाई खुश खुश घर आया। उसने अपने हाथ में फल सब्जियां और न जाने क्या क्या उठा रखा था। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? अब छोटे भाई की नौकरी लग चुकी थी तो भैया पर कमाने का भी कोई बोझ नहीं था। हम लोग भाई की नौकरी से ही गुजारा कर रहे थे। बड़े भाई को हमने उनके हाल पर छोड़ दिया था, मगर वो जब भी घर आते हम सबसे यही कहते कि मैं एक चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक ऐसी चीज जिससे तुम सबकी जिंदगियां बदल जाएगी। हम एक दिन अमीर हो जाएंगे और जिंदगी में इतनी खुशियां तुमने कभी नहीं देखी होंगी। भाई की ये बातें सुनकर अब माँ और हम सब तंग आ चुके थे, पर हमने उन्हें पागल बावला समझ रखा था। कुछ दिन बाद तो भाई ने एक और हरकत शुरू कर दी। वो रात को आते फल फ्रूट और दूध वगैरह लेकर आते और कहते कि मैं इसे फ्रिज में रख दूं। सुबह होती तो उसे खाने की बजाय लेकर घर से निकल जाते। ये देखकर मैं बहुत परेशान थी कि आखिर भाई ऐसा क्यों करता है।
एक दिन मैंने माँ से इस बात का जिक्र किया। बोली कि शायद किसी को खिलाता होगा। मैंने कहा माँ ऐसी बात नहीं है, भाई खिलाने वाले तो है नहीं, आए हम उनका पीछा करते हैं, ये कहाँ जाते हैं। माँ ने कहा कि ये भी सही है। उस दिन सुबह 9 बजे भाई घर से फल फ्रूट दूध वगैरह लेकर निकला। हम लोग पीछे पीछे चल दिए कि ये कहाँ जाएगा। तभी भाई दूर दराज के एक जंगल पहुंच गया। वहां जाकर एक मिट्टी के ढेर के पास दूध फल और मिठाई रखकर रोने लगा। हम ये देखकर हैरान थे। भाई कह रहा था कि मेरी प्यारी पत्नी, बस मैं जानता हूं तुम जल्द ही बच्चा पैदा करोगी तो हम लोग अपने घर को आबाद कर लेंगे और फिर ऐसा घर होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। मैं अभी तो तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, पर मैं जानता हूं जब बाहर निकालूंगा तो तुम जिंदा होगी और ये बच्चा भी, जिसके लिए मैं इतने फल वगैरह लेकर आता हूं। भैया की बात सुनकर माँ भी हैरान थी कि ये कैसा पागलपन है। जब एक औरत मर गई थी, उसका बच्चा भी उसके साथ चला गया था, तो ये कैसे मुमकिन था कि ये फल फ्रूट यहाँ मिट्टी के ढेर पर रखने से उसका बच्चा वापस आ जाए और यहाँ रखने से ये कौन सा उसके पास पहुंच जाते। माँ ने और हम सब ने उसे उनका पागलपन ही समझा। पर 9 महीने बाद वो हुआ जो ना किसी ने सोचा था और ना शायद इससे पहले इस दुनिया में हुआ हो। भैया हम सबको लेकर उस जंगल में गए। बोले कि अब मैं ये खड्डा खोदूंगा, इसमें मेरा बच्चा और पत्नी जिंदा मिलेंगे तुम्हें। हमें भाई की बात पर यकीन ही नहीं आया। फिर भाई ने जैसे ही वो खड्डा खोदा तो उसमें भाभी और बच्चा वाकई जिंदा थे और हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, पर अगले ही लम्हे भाभी को खड्डे से निकालकर घर लाया गया। पर भाभी का बच्चा तकरीबन 1 महीने का तो होगा ही, वो 1 दिन का नहीं लग रहा था। भाभी सब हालातों से गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उस खड्डे में ही उनका बच्चा पैदा हुआ हो। भाभी भाई को देखकर बहुत खुश हुई। बोली कि तुम्हारी मेहनत रंग ले आई, क्या तुमने वो सब हासिल कर लिया। भाई का चेहरा ये सुनकर पीला पड़ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने दौलत के लालच में आकर ये सब कुछ किया। हमने भाभी से पूछा कि क्या हुआ भाभी। भाभी बोली कि मैं तुमको सब कुछ बाद में बताऊंगी माँ, और हमें ही ये राज मालूम है। अगर भाई को मालूम हो गया तो शायद वो भाभी से दोबारा यही काम करवाए। तो भाई के जाने के बाद भाभी ने बताया कि मैं तुम्हारे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। जब से रिश्ता हुआ था मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत में पागल थी। पर फिर मुझे पता चला कि ये बहुत अजीब इंसान है, तंत्र मंत्र और गंदे बाबाओं पर यकीन रखता है, जादू टोनों के चक्कर में भी पड़ा हुआ है। मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, पर उसने मुझे अस्पताल ले जाने की बजाय एक बाबे के पास ले गया। बाबे ने मेरे पति से कहा कि तुम इसे मेरे बनाए इस खड्डे में लेटा दो और फिर 2 महीने बाद इसे बाहर निकालना, तब तुम्हारे पास बहुत दौलत आ जाएगी। और इस खड्डे पर बैठकर ये मंत्र भी पढ़ना। मैं उस बाबा की नीचता को समझ गई थी। मैंने पति से बिल्कुल बहस नहीं की, कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। यूं तुम्हारे भाई ने मुझे उस खड्डे में बंद कर दिया और साथ ही बाबा को जिम्मेदारी दी कि वो मेरा ख्याल रखे। मुझे उस बाबे की सारी हकीकत पता थी, बल्कि ये इस बात के लिए मशहूर भी था। उसने उस खड्डे के नाम पर जमीन के अंदर एक कमरा बनाया हुआ था, जिसका दूसरा दरवाजा कहीं दूर खुलता था, लेकिन देखने में वो बिल्कुल बंद लगता था। वहां पर वो औरतों को रखता और उनको अपनी हवस का निशाना बनाता। अब चूंकि मैं खड्डे में जाने के बाद अपने पति के लिए मर चुकी थी, तो मैंने अपने पति से यही कहा कि तुम मुझे जमीन के अंदर गाड़ दो। पर मैंने अपनी एक सहेली को कह रखा था, उसे सारी हकीकत भी बता रखी थी। तुम्हारा भाई मुझे खड्डे में बंद करने के बाद चला गया। मेरी सहेली मुझे वहां से आकर ले गई थी। बाबे ने खुद कहा था कि खड्डे को खोला नहीं जाएगा। अब वो मजबूर इसलिए भी था क्योंकि वो अपना बनाया वो खड्डा यानी वो छुपा हुआ कमरा आकर देखता तो खाली होता, मुझे गालियां बकता। मैं अपनी सहेली के साथ उसके घर आ चुकी थी। 9 महीने बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ, मगर बाबे के हिसाब से अभी मेरा वक्त नहीं आया था, क्योंकि मैंने उस बाबे को गलत वक्त बताया था। फिर बाबे को झूठा साबित करने के लिए आज मैं तुम्हारे भाई के आने से चंद घंटे पहले ही उस खड्डे में जाकर बैठ गई थी। खड्डा कहाँ है? वो तो एक पूरा कमरा है जहाँ पर वो बाबा अपने गलत कामों को अंजाम देने समय समय पर आया करता है। मगर तुम्हारे भाई को कौन समझाए? उसे लगता है कि ये बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। मैंने भी बहस नहीं की, बहस रिश्तों को कमजोर कर देती है। पर तुम्हारा भाई अब जिंदगी भर के लिए सुधर गया है। ये बात सुनकर हम सब बहुत हैरान हुए कि भाई शायद इसी तरह दौलत कमाने के चक्कर में था, क्योंकि वो बार बार यही कहता था कि मैं 9 महीने बाद तुम लोगों को ढेर सारी दौलत ला कर दूंगा। इस बात से हमें भाई की अकल पर बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद माँ ने कोशिश करके भाई को ऐसी जगह दाखिल करा दिया जहाँ पर साइंस की पढ़ाई भी कराते थे और धर्म और कर्म दोनों सिखाते थे। बस परमात्मा का शुक्र है कि उन लोगों ने मेरे भाई की जिंदगी बदल दी। अब मेरा भाई ऐसा नहीं है, पर उसको ये राज अभी नहीं मालूम, और अगर मालूम पड़ गया तो वो यही सोचेगा कि गलती तो बाबे की नहीं बल्कि मेरी पत्नी की है।
जिसने वो खड्डे वाला काम पूरा नहीं होने दिया और वो दौलतमंद नहीं हो सका। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।